हेलो, स्टडी टाइम टीम्स वेलकम्स ऑल ऑफ यू। आज हम सोशल साइंस का 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है विकास। तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहला पॉइंट है, विकास से क्या अभिप्राय है। विकास होता क्या है? किसी भी देश का जो पिछड़ा देश है उसको उन्नति की ओर ले जाना वो विकास होता है, या उसको आधुनिक समाज में परिवर्तन करना विकास कहलाता है। इसमें जो राष्ट्रीय आय है या प्रति व्यक्ति आय है या पर कैपिटल इनकम होती है वो लोगों की एक समान दर से बढ़ती रहती है, उसमें गिरावट नहीं आती, वो विकास होता है। और जो विकास है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही एक आवश्यक होता है। इसके बिना कोई भी देश अपना विकास नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय क्या होती है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, किसी भी देश में किसी भी देश में जितनी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, सर्विस एंड गुड्स, उनसे हमें जितनी भी आय प्राप्त होगी उनका कुल योग होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। जितने भी देश में कुछ भी लगा लो, जितने भी सर्व पर कैपिटल्स इनकम या जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं देश में, उनसे जितनी भी आय मिलती है वो सभी राष्ट्रीय आय में ही काउंट की जाती है, वही हमारे देश की राष्ट्रीय आय होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? पर कैपिटा इनकम, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाले जाने वाली आय, वो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। इसको औसत आय भी बोला जाती है, एग्रीगेट इनकम भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, मानव विकास सूचकांक, HDI मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक है जो, वो इसके 3 मूलभूत पहलू होते हैं। ये उनकी उपलब्धियों को काउंट करता है, जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, आय हो गई, ये इसमें शामिल होते हैं। बाकी इसके 3 पॉइंट्स और हैं, जैसे उच्च जीवन स्तर, लंबा जीवन और ज्ञान। ज्ञान में मतलब कि लोगों को कितनी शिक्षा प्राप्त हुई है। उच्च जीवन उच्च जीवन स्तर हो गया, इसमें लोगों को मतलब कि अच्छा जीवन जीने के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं, या उन्हें ताकि वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकें या अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। ये मानव विकास सूचकांक के अंदर ही आते हैं और इसी के आधार पर रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। अब अगला क्वेश्चन, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? अब से 50 वर्ष पश्चात उनकी संभावनाएं क्या होगी? किन किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं हम? परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। जो परंपरागत स्रोत होते हैं उनको हम गैर नवीनीकरण स्रोत भी बोलते हैं, और इनको हम नवीनीकरण स्रोत भी बोलते हैं, गैर परंपरागत को। अब परंपरागत स्रोत भी होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और बिजली। और गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। यह है जो इनको हम दोबारा से बना सकते हैं, इसलिए हमें आने वाले वर्षों में गैर परंपरागत स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि परंपरागत स्रोत तो खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि हम इनका इतना अधिक यूज कर रहे हैं, इतना अधिक दोहन हो रहा है इनका, क्योंकि इन्हें दोबारा से बनाया भी नहीं जा सकता। जैसे कच्चे तेल का हम जैसे अब प्रयोग कर रहे हैं, अगर ऐसे ही हम प्रयोग करते रहे तो आने वाले 50 वर्षों में उसके तेल के भंडार है जो तो खत्म ही हो जाएंगे। तो हमारा विकास कैसे होगा? विकास तो हो ही नहीं पाएगा, तो यह देश के लिए बहुत ही बुरी बात होगी। इसलिए हमें परंपरागत स्रोतों को आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना चाहिए। और गैर गैर परंपरागत स्रोतों का भी ये नहीं हम इनको बना सकते हैं तो इनका बिल्कुल एकदम एक्स्ट्रा यूज करते रहे, इनका भी हमें आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स है, मानव विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक मापदंड से अलग है? UNDP को इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्रेस। तो ये किस प्रकार विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? विश्व बैंक का जो मापदंड है वो केवल प्रति व्यक्ति आय को मापता है, और जो UNDP का है उसमें प्रति व्यक्ति आय तो शामिल होती ही होती है, परंतु उसके साथ स्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल होती है। तो इसलिए जो विकास UNDP का मापदंड है वो विश्व बैंक के मापदंड से ज़्यादा बेहतर है। और ये UNDP के मापदंड के आधार पर ही मानव विकास जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है, इसलिए इसको हम सबसे बेस्ट मानती हैं UNDP को। और आज के देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि वो इसी का अनुसरण करना चाहिए उनको UNDP का। अब आगे, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि धारणीयता क्या होती है। धारणीयता वह होती है इसमें यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें
विकास निरंतर चलता रहता है और पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए, क्योंकि भविष्य की नस्ल में उत्पादित होने वाली उनकी जितनी भी आवश्यकता है उनको कोई हानि न पहुंचाए बिना जो वर्तमान की नस्ल है उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, यही हमारी धारणता होती है। और धारणता का में क्या होता है, विकास तभी हो सकता है जब देश में बेरोजगारी, गरीबी या धन की असमानता जब तक बनी रहेंगी, विकास किसी देश का नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें इनको दूर करना चाहिए, ये दूर होंगे तभी किसी देश का विकास हो पाएगा। और धारणता का विषय आज के लिए तो आज के समाज के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि इसके बिना तो किसी देश का विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए जो आज के देश है वो धारणता के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं और इसी को अपना भी रहे हैं। आर्थिक विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वैसे तो आर्थिक विकास भी किसी देश के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना तो देश का विकास नहीं हो सकता, हमें यह भी जरूरी है। परंतु इसके कारण पर्यावरण पर भी बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। अगर बुरे प्रभाव पड़ रहे तो हमें आर्थिक विकास तो करना है फिर भी, लेकिन इसको हम कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं ताकि पर्यावरण भी खराब ना हो हमारा। बाकी इसके बुरे प्रभाव क्या पड़ रहे हैं हम देख लेते हैं। जैसे वायु प्रदूषण, लोगों का शहरीकरण हो रहा है, लोग वहां पर शहरों में जा रहे हैं, अपने ट्रैफिक वाहन पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं और फैक्ट्रियों से धुआं वगैरह निकलता है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। दूसरा जल प्रदूषण, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा कूड़ा कड़ हो गया, लोग उस जल में डाल देते हैं, उससे जल प्रदूषण भी होता है जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। दूसरा भू अतिक्रमण के कारण जो हमारी वन संपदा है वो समाप्त होती जा रही है और हरी हरी भूमि है जो वो भी खत्म होती जा रही है। वनों की कटाई, लोगों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ने के कारण वनों की कटाई होती जा रही है, जिससे कि हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है। और फिफ्थ है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के कारण भी कितने सारे, अब तो जैसे इतने सारे स्टॉलें आती हैं या कोई भी लाउड स्पीकर इतने सब बजाते ही रहते हैं, इतनी लाउड आवाज में बजाते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है और हमारे कानों को भी इफेक्ट होता है। सिक्स है बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ रही है तो उतनी उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, इतना ही जो प्रकृति के साधन उनका शोषण हो रहा है। इसलिए जनसंख्या को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ताकि प्रकृति के साधनों का अच्छे से प्रयोग हो और उनका अच्छे से जरूरतों को पूरी हो सके और वनों को कम काटा जाए। सेवंथ है रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग। खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए ज़्यादा फसल उगाने के लिए ताकि वो उनको बेच के अच्छा मुनाफा कमा सके, लोग कोई कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं, कोई इसमें अधिक से अधिक रसायन डालते हैं ताकि वो जल्दी से तैयार हो जाए। जल्दी तो तैयार हो जाती है फसल, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है जिससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें इनका कम प्रयोग करना चाहिए। और रासायनिक है, जैसे वर्षा आ गई तो ये पानी में घुल मिल कर नदियों में बह जाती है, इससे नदियों का पानी भी खराब होता है। इसलिए हमें आर्थिक विकास तो करना है, लेकिन उसके लिए हमें पर्यावरण के प्रभाव को भी कम करना चाहिए। जैसे हमें ध्वनि प्रदूषण को रोकना चाहिए, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना चाहिए, और लोगों को अधिक से अधिक यातायात का कम प्रयोग करना चाहिए और वनों की कटाई कम करनी चाहिए। ये ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसे हम कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इन सभी पॉइंट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। कल इसकी नेक्स्ट टॉपिक ले इसी चैप्टर्स का एक सेकंड पार्ट लेके आऊंगी जिसमें आप एक एक मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं उनको ये टॉपिक पॉइंट्स करने के बाद उनको आसानी से आप हल कर पाओगे एकदम से। अब इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी टाइम। थैंक यू।